कितनी अफसोस की बात है। जुवानलिंग कुलपति को बुलाने के बावजूद तुम सब मुझे मार नहीं सके, ली चेनफेंग ने जुवानलिंग संप्रदाय के लोगों पर हंसते हुए कहा। उसी क्षण दिव्य पशु की पीठ पर बैठा एक अकेला व्यक्ति धीरे धीरे धूल में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस रोक ली और खुद को एक सोने के ताबूत में रख लिया। ये सब जुवानलिंग संप्रदाय के वंशजों के हित में किया गया था। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में जुवानलिंग संप्रदाय को एक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। उसने शुरू में सोचा था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब जुवानलिंग संप्रदाय के वंशज उसे जगाएंगे और वो जुवानलिंग संप्रदाय की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। आज ताबूत में लेटे हुए उन्होंने किसी को उन्हें पुकारते हुए सुना। उसने जुवानलिंग वंशजों से सुना कि वे उसे ताबूत से बाहर निकालने के बारे में कभी नहीं भूले थे। तथापि बुजुर्ग ने अनिच्छा से जुवानलिंग संप्रदाय की ओर देखा। सभी लोग, उनके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। माफ कीजिए, धड़ाम। बुजुर्ग व्यक्ति सबकी आंखों के सामने पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे ही जुवानलिंग कुलपति की अंतिम सांसें थमने लगी, उनके अंतिम क्षणों में उनकी अनिच्छुक आंखों ने सभी के दिलों को गहराई से छू लिया। जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य चुप हो गए। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु, ग्रैंड एल्डर और बाकी सभी के चेहरे पर पीड़ा का भाव था और वे कुछ भी न कर पाने के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जुवानलिंग संप्रदाय, तुम्हारे पास और कौन सी विरासतें हैं? तुम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ली चेनफेंग दिव्य पशु की पीठ पर लौट आया और उसने नीचे जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर देखा। उस समय तक जुवानलिंग संप्रदाय अपने सारे दांव खेल चुका था और यहाँ तक कि जुवानलिंग कुलपति भी ली चेनफेंग को मारने में असमर्थ थे। चूंकि ऐसा है तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दो। जैसे ही ली चेनफेंग ने अपना वाक्य पूरा किया, दिव्य पशु तुरंत जुवानलिंग संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही क्षण में ग्रैंड एल्डर और जुवानलिंग संप्रदाय के मास्टर के साथ साथ आंतरिक संप्रदाय के एल्डर्स ने भी दिव्य जानवर का स्वागत करते हुए मृत्यु को संभाव से स्वीकार कर लिया था। तथापि आंतरिक मामलों के दो वरिष्ठ अधिकारी उस दिव्य राक्षस के आमने सामने आने मात्र से ही मारे गए, जबकि एल्डर मो और जुवानलिंग संप्रदाय के मास्टर को दूर फेंक दिया गया और उन्होंने बड़ी मात्रा में खून थूका क्योंकि वे दुश्मन पर काबू पाने में असमर्थ थे। इस समय ऐसा लग रहा था मानो यूनक्जियाओ संप्रदाय के शिष्य और संरक्षक किसी निर्जन स्थान में प्रवेश कर गए हों। जैसे ही उस दिव्य पशु ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया, जुवानलिंग संप्रदाय असुर नरक की खाई की तरह मृत शरीरों से भर गया। छोटे भाई झो, हमें जुवानलिंग युद्ध का नगाड़ा बजाने में मदद करें, मो चांगकुंग ने अपने शिष्य से धीरे से कहा। इससे पहले ढोल बजाने वाले शिष्य मर चुके थे। ठीक है। दृढ़ निश्चय के साथ उस शिष्य ने युद्ध का हथौड़ा उठाया, बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और जोरदार तरीके से जुवानलिंग युद्ध का ढोल बजाया। बूम बूम बूम। जैसे ही जुवानलिंग युद्ध का ढोल बजा, फैंग मोली, मो चांगकुंग और बाकी लोग विपरीत दिशा में बढ़ते हुए यूनक्जियाओ संप्रदाय के शिष्यों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में किन्हुआन के मुंह से खून निकल आया और वो दूर जा गिरा। मरना। यूनक्जियाओ संप्रदाय का एक शिष्य हाथ में लंबी तलवार लिए किन्हुआन की ओर दौड़ा। हाँ, मुझे किस बात का डर है? किन्हुआन ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर की ओर खींचा। अचानक एक दानव वशीकरण पैगोडा हवा में प्रकट हुआ। पलक झपकते ही यूनक्जियाओ संप्रदाय का वो शिष्य अचानक प्रकट हुए दानव दमन पैगोडा के प्रभाव से मारा गया। ये किन्हुआन अपने सामने स्थित विशाल शिवालय को असमंजस की स्थिति में देखता रहा। हवा में ही सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने धार्मिक भाव से यूनक्जियाओ संप्रदाय को ठंडेपन से देखा। फॉलिंग स्काई वैली से जीएक्सुआन। यूनक्जियाओ संप्रदाय के कुछ शीर्ष शिष्य उस युवक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भला एक फॉलिंग स्काई वैली का शिष्य शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के यूनक्जियाओ संप्रदाय के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इससे पहले जुवानलिंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने एक बार उनकी जान बचाई थी। जुवानलिंग संप्रदाय के संकट में होने की खबर मिलते ही वे पूरी तेजी से वहां पहुंच गए। बड़े भाई जी, मो चांगकुंग जी एक्सुआन के पास खड़े होने के लिए उड़े। छोटे भाई मो चांगकुंग को देखकर जी एक्सुआन थोड़ी हैरान रह गई। जुवानलिंग संप्रदाय छोड़ने के बाद मो चांगकुंग फॉलिंग स्काई वैली में साधना कर रहे थे और जी एक्सुआन के साथ मार्शल ब्रदर्स की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। ओह हाँ, मुझे याद है कि फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करने से पहले आप जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य थे, जी एक्सुआन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। आप यहाँ क्यों हैं?
सीनियर ब्रदर जी मो चांगकुंग हैरान था। उपकार का बदला चुकाने के लिए, जी येक्सुआन ने उत्तर दिया। बहुत समय पहले शुआनलिंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने जी येक्सुआन की जान बचाई थी, और कुछ समय पहले यूनक्सियाओ संप्रदाय ने जी येक्सुआन को लगभग मार ही डाला था। परिणामस्वरूप वो लंबे समय से इस क्रोध को दबाए हुए थे। जी येक्सुआन, तुमने शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश में घुसपैठ की और मेरे यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य की हत्या कर दी। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक शीर्ष शिष्य ने जी येक्सुआन पर कठोर स्वर में चिल्लाया। जी येक्सुआन ने तुरंत उपहास किया। शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश ने तो मुझे प्रवेश करने से भी नहीं रोका। यूनक्सियाओ संप्रदाय, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे संप्रदाय ने कुछ समय पहले मेरा पीछा करने और मेरी हत्या करने के लिए किसी को भेजा था, और मैं इसे भूला नहीं हूँ। आज जब हम आमने सामने हैं तो मैं जी भर के मार डालूंगा। जी येक्सुआन पहले ही फॉलिंग स्काई वैली लौट चुका था और उसने पुनर्जन्म का पत्थर अपने गुरु को सौंप दिया था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी, और अगर उसकी मृत्यु वहीं हो जाती तो भी कोई बात नहीं। तुम यहाँ अपनी जान गंवाने आए हो, है ना? यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक संरक्षक ने ताना मारा। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने आया हूँ। एक व्यक्ति को मारना मेरा नुकसान नहीं है, बल्कि दो लोगों को मारने से मुझे एक व्यक्ति का लाभ होता है। मैं स्वाभाविक रूप से इस लाभप्रद सौदे में शामिल होऊंगा। जी येक्सुआन को जरा भी डर नहीं था। फिर जी येक्सुआन ने इस निरर्थक बात पर ध्यान नहीं दिया और दानव दमन पैगोडा को लहराते हुए यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों की ओर धावा बोल दिया। वर्तमान में जुआनलिंग संप्रदाय एक कमजोर शक्ति बन चुका था, जिसमें अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारियों और संरक्षकों की जान जा चुकी थी। आंतरिक संप्रदाय के उन शिष्यों की संख्या जो युद्ध करने में सक्षम थे, पहले से ही 100 से कम थी। ज्वाला देवता फैंग मोली चिल्लाया, और उसका शरीर एक भयंकर आग के गोले में बदल गया क्योंकि वो यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक शिष्य से टकरा गया। स्विश! जुआनलिंग संप्रदाय के शीर्ष शिष्य हान किंगयुन और सुशिन ने यिन यांग हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक वार्डन को भारी नुकसान पहुंचाया। यिन यांग हथियार 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स पर ये यू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ये यू तुरंत उठा और हान किंगयुन और सुशिन की ओर उड़ गया। 15 मिनट बाद यूनक्सियाओ संप्रदाय के कई शिष्यों को मारने के बाद जी येक्सुआन, मो चांगकुंग और बाकी लोग पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। क्या आप सभी अब भी प्रतिरोध जारी रखना चाहते हैं? ये यू ने घमंड से जुआनलिंग संप्रदाय के लोगों की उपेक्षा की। उसके बाएं हाथ ने यिन यांग हथियारों को जकड़ रखा था, जबकि उसके दाहिने हाथ ने आंखें चौड़ी करके 2 सिर उठा रखे थे। वरिष्ठ भाई हान, वरिष्ठ बहन सुशिन। उसी क्षण हान किंगयुन और सुशिन के सिर देखकर शुआनलिंग संप्रदाय के शिष्य बुरी तरह हिल गए। युआन हु, किन हुआन और यहाँ तक कि फैंग मोली ने भी अपनी मुठियां कसकर भींच लीं क्योंकि उनकी आंखों में एक धुंध छा गई थी। एक आदमी आसानी से आंसू नहीं बहाता था जब तक कि उसे बहुत गहरा दुख न पहुंचा हो। लिन लॉन्ग निर्जीव भाव से शुआनलिंग संप्रदाय को देखती रही, जो अब असुर नरक जैसा दिख रहा था। शुआनलिंग का युद्ध नगाड़ा पहले ही टूट चुका था। शुआनलिंग का युद्ध ध्वज पहले ही फट चुका था। जुआनलिंग के अधिकांश शिष्य युद्ध में मारे गए थे, लेकिन लिन लॉन्ग को ऐसा लग रहा था मानो शुआनलिंग के युद्ध के नगाड़े कभी बंद ही नहीं हुए। युद्ध का झंडा आज भी ऊंचा लहरा रहा था और शिष्य उस रात भी एक साथ इकट्ठा होकर शराब पीते हुए जीवन के बारे में बातें कर रहे थे। कभी कभी तलवारें लहराते हुए एक दूसरे से युद्ध कला सीख रहे थे। उसके कानों के पास वीर आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो युद्ध में अपनी जान गंवा चुके उन अदम्य जुआनलिंग आत्माओं की चीखें प्रतीत हो रही थीं। हम अपने खून से जुआनलिंग के झंडे को भिगोते हैं। हम अपने दिल से जुआनलिंग के क्रोध को भड़काते हैं। हम अपने हाथों से जुआनलिंग के ढोल बजाते हैं। शुआनलिंग संप्रदाय में कोई भी यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु को रोक नहीं सका। आधे दिन से भी कम समय में शुआनलिंग संप्रदाय लाशों से भर गया। ग्रैंड एल्डर, सेक्ट मास्टर और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी युद्ध क्षमता समाप्त हो गई थी, और हजारों शिष्यों में से आधे से अधिक या तो मर गए थे या घायल हो गए थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई का अंत होने ही वाला है। हालांकि उसी क्षण दूर से एक चीखने की आवाज और राक्षसी जानवरों की दहाड़े सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शैतानी लाल छायाएं पूरे आकाश को ढक रही हों और आकाश में खून के रंग के वस्त्र दिखाई दे रहे हों। 8 लाल रंग के राक्षसी जानवर एक विशाल रक्तरंग रथ को खींचते हुए धीरे धीरे प्रकट हुए। आसपास का वातावरण बेहद भयावह और उग्र था।
लाल वस्त्र पहने सैकड़ों संप्रदाय के सदस्य बिना किसी भावना के रक्त रथ को घेरे खड़े थे। दर्जनों खून जैसे लाल रंग के युद्धक घोड़े भव्य साहस के साथ आकाश में मंडरा रहे थे। धमाका, 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 युद्ध के नगाड़े एक बार फिर बज उठे। इस समय यूनक्सियाओ संप्रदाय के अनुयायी आकाश की ओर देखते हुए स्तब्ध रह गए। ली चेनफेंग भी अचंभित रह गया। ब्लड मून संप्रदाय। जुवानलिंग संप्रदाय के ठीक ऊपर लाखों घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज के साथ लगातार युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, जो आकाश के नीचे गूंज रही थी। जैसे ही खून के रंग की छायाओं ने आकाश को घेर लिया, ऐसा लगा मानो मृत्यु की हवा एक साथ उमड़ पड़ी हो। 1000 साल पहले नष्ट हो चुका वो विशालकाय प्राणी एक बार फिर दुनिया में प्रकट हुआ। लगभग भुला दी गई रक्त चंद्रमा की दिव्य ढोल की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। 8 राक्षसी जानवरों ने एक भयानक दहाड़ मारी, मानो हजारों वर्षों से संचित क्रोध अब फूटने वाला हो। इस दृश्य ने अंततः उन समयों की याद दिला दी जो लगभग भुला दिए गए थे। वे ही थे जो कभी इस दुनिया के राजा थे। आकाश में रक्त से सने वस्त्र पहने संप्रदाय के सदस्यों को देखकर जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी अत्यंत भयभीत हो गए। रक्त से सने वस्त्र पर रक्त के अर्धचंद्र की कड़ाई थी, जो ब्लड मून संप्रदाय का प्रतीक था। ब्लड मून सेक्ट यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए और उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस मुख्य भूमि पर ब्लड मून सेक्ट शब्द का प्रयोग वर्जित था। 1000 साल पहले यह एक लाल तूफान की तरह था जिसने इस मुख्य भूमि को अपनी चपेट में ले लिया था और पूरे क्षेत्र को अपने वश में कर लिया था। दरअसल ये ब्लड मून सेक्ट है। 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स पर ये यूने ली चेनफेंग को देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। हालांकि उस समय ली चेनफेंग की भौहें पहले से कहीं अधिक कसकर सिकुड़ी हुई थी। 1000 वर्षों में रक्तचंद्र फिर से प्रकट होगा। सत्ताधारी व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमरता प्राप्त करने के लिए हमारा महान कार्य एक हंसमुख बातचीत पर तबाही मचाना है। ली चेनफेंग बुदबुदाया। जब इस मुख्य भूमि पर मौजूद संप्रदायों की संयुक्त सेनाओं द्वारा ब्लड मून संप्रदाय का सफाया कर दिया गया था, तब ब्लड मून के पवित्र स्वामी ने ये शब्द पीछे छोड़ दिए और दुनिया से गायब हो गए। अचानक ली चेनफेंग ने 8 राक्षसी जानवरों द्वारा खींचे जा रहे रक्तरंजित रथ को अविश्वास से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड मून संप्रदाय का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पुनर्जीवित हो गया हो? 1000 साल पहले रक्तचंद्र के पवित्र भगवान आकाश में खड़े हुए और दुनिया को घोषणा की कि अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब रक्तचंद्र एक बार फिर प्रकट होगा और तबाही मचाएगा। ब्लड मून संप्रदाय के युद्ध के ढोल की गूंज के साथ शायद ये ब्लड मून के पवित्र स्वामी द्वारा एक बार कही गई बात को प्रतिबिंबित कर रहा था। अंततः ब्लड मून सेक्ट एक बार फिर प्रकट होगा और 9वें स्वर्ग को रक्त से रंग देगा। अस्क अस्क ब्लड डेमन इतनी भयावह हंसी हंसा कि रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास का जायजा लिया। युनशाओ संप्रदाय, लगता है इसे सिर्फ इन छोटे संप्रदायों को धमकाने का ही तरीका आता है। क्या कहा आपने? यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक शिष्य ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया। ये सुनकर रक्त दानव की आंखों में खून के रंग की एक चमक कौंधी और वो पलक झपकते ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के उस शिष्य पर टूट पड़ा। यूनक्सियाओ संप्रदाय के उस शिष्य को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। तभी वो खून के पानी के एक कुंड में बदल गया और रक्त दानव द्वारा समाहित हो गया। इस दृश्य को देखकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के उपस्थित शिष्य स्तब्ध रह गए। ब्लड मून सेक्ट 108 शाखा प्रमुखों में से एक, ब्लड डेमन शाखा प्रमुख। ब्लड मून संप्रदाय की मुख्य सैन्य शक्ति ब्लड मून ब्रांच मास्टर्स थे और प्रत्येक ब्रांच मास्टर के कौशल पर कोई संदेह नहीं था। छोटा बच्चा, रक्त दानव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और फिर दूर चला गया। आप सभी, स्थिति को भांपते ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। हालांकि उन्हें ली चेनफेंग ने रोक दिया। ब्लड मून सेक्ट ने दुनिया भर में कई लोगों को चौंका दिया। आज आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ली चेनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लड मून संप्रदाय अपने चरम पर था और इतना शक्तिशाली था कि यूनक्सियाओ संप्रदाय जैसे महाशक्तिशाली संप्रदाय भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर ब्लड मून संप्रदाय इतना शक्तिशाली न होता कि महाशक्तिशाली संप्रदायों में भय पैदा हो जाता और वे एकजुट होकर उसे घेर न लेते, तो शायद आज भी वो अत्यंत शक्तिशाली होता। लाखों जासूसों को तैनात करने और सैकड़ों संप्रदायों के संयुक्त प्रयास से उन पर हमला करने के बावजूद ब्लड मून संप्रदाय को पराजित नहीं किया जा सका। यदि परम गुरु और ब्लड मून होली लॉर्ड के बीच की दुश्मनी न होती, जिसके कारण परम गुरु ने स्वयं कार्रवाई करते हुए ब्लड मून होली लॉर्ड पर हमला किया,
तो शायद उस समय ब्लड मून संप्रदाय का विनाश न हुआ होता। इससे पहले जब संप्रदाय के शिष्य मिशन पर बाहर थे, तब कुछ असामान्य घटना घटी थी और तभी उन्हें इस बात का आभास हुआ कि ब्लड मून संप्रदाय के नष्ट हुए सदस्यों के पुनरुत्थान का संकेत मिल रहा है। उस समय ली चेनफेंग को ब्लड मून सेक्ट की रिकवरी की सही स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन वो अपने सामने मौजूद ब्लड मून सेक्ट की ताकत को लापरवाही से नाराज नहीं करना चाहता था। तुम्हें बात करना बहुत अच्छे से आता है, खून जैसे लाल रंग के घोड़े पर बैठे, खून जैसे लाल रंग का कवच पहने ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने व्यंग्य किया। ली चेनफेंग की आंखों में खौफ झलक रहा था जब उसने ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख को घूरकर देखा। उन्होंने इससे पहले एल्डर क्यू से 108 शाखा प्रमुखों और 36 मंडल प्रमुखों के चित्र देखे थे और रक्त रंग के घोड़े पर सवार बुजुर्ग व्यक्ति उन 36 मंडल प्रमुखों में से एक थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही ब्लड मून संप्रदाय के 36 प्रभाग प्रमुखों में से एक हों? जियांग चेन प्रभाग प्रमुख ली चेनफेंग ने सावधानी से पूछा। चूंकि आप मुझे जानते हैं तो जल्दी से आकर मुझे प्रणाम कीजिए। एक शाखा प्रमुख ने ली चेनफेंग की ओर देखा। हाँ, ली चेनफेंग के होंठ मुड़ गए जब उनकी नज़र खून जैसे लाल रंग के रथ पर पड़ी। इसमें कोई जल्दी नहीं है, मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि रथ में बैठा व्यक्ति ब्लड मून एल्डर हो सकता है या नहीं। वरिष्ठ ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, सचमुच एक वरिष्ठ हैं। उस समय ब्लड मून एल्डर ब्लड मून गार्जियन के साथ थे और ली चेनफेंग ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ली चेनफेंग के दिल में अचानक किसी कारणवश बेचैनी घर कर गई। क्या ब्लड मून सेक्ट हमसे किसी बात पर मिलना चाहता है? ये यू ने अचानक कहा। उसके कोमल चेहरे पर थोड़ी सी सावधानी झलक रही थी। तुम्हारे संप्रदाय के आंतरिक मामलों के प्रमुख को तो हमसे बात करने की भी योग्यता नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? ब्लड मून संप्रदाय के एक सदस्य ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। जब ब्लड मून सेक्ट अपने चरम पर था, तब उन्होंने यूनक्सियाओ सेक्ट जैसे सुपर सेक्ट की परवाह कब की थी? वो वाक्य अपेक्षाकृत असभ्य था और उसे सुनकर ये यू की आंखों में शीतलता छा गई। यूनक्सियाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से ही वो संप्रदाय प्रमुख की आधिकारिक शिष्या थी और वर्तमान में यूनक्सियाओ संप्रदाय की पवित्र स्वामिनी थी। यूनक्सियाओ संप्रदाय में भी उसका एक विशेष स्थान था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सार्वजनिक रूप से ब्लड मून संप्रदाय के किसी सदस्य द्वारा अपमानित किया जाएगा। मुझे यूनक्सियाओ संप्रदाय की इस युवती में क्रूरता के निशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हम पर हमला करना चाहती हो? ब्लड मून संप्रदाय के उस सदस्य के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। हाँ 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 हाँ, ब्लड मून संप्रदाय के सैकड़ों सदस्य तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। ये यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर ली चेनफेंग की ओर देखा, जिसने हालांकि ये यू को एक ऐसी नज़र से देखा जिसका मतलब था कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आप इस छोटे से संप्रदाय को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? कमर पर तलवार लटकाए शुओ तियानजांग ने ये यू की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए उदासीनता से कहा। हाँ हाँ, ली चेनफेंग हंसते हुए शुओ तियानजांग की ओर देखने लगा। तो ये ब्लड मून फियन स्वॉर्ड है, नी तियानजांग शाखा के स्वामी। सच तो ये है कि इस संप्रदाय और हमारे संप्रदाय के बीच कुछ दुश्मनी है और आज हमने युद्ध शुरू कर दिया है। शुओ तियानजांग के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। मैं इस छोटे से संप्रदाय की रक्षा कर रहा हूँ। ये शब्द सुनकर जुवानलिंग संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी और साथ ही जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य अविश्वास में पड़ गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के लोगों की तो बात ही छोड़िए, शुवानलिंग संप्रदाय के लोग भी शुओ तियानजांग के शब्दों से पूरी तरह स्तब्ध रह गए थे। ब्लड मून सेक्ट के अचानक प्रकट होने का कारण अभी भी अज्ञात था। किसने सोचा होगा कि ब्लड मून सेक्ट सचमुच ये कहेगा कि वे जुवानलिंग सेक्ट की रक्षा करना चाहते हैं? तुम इसकी रक्षा कर रहे हो? यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक संरक्षक ने शुओ तियानजांग की ओर देखकर उपहास किया। किस आधार पर? खटाक, जैसे ही हवा में तलवार म्यान से बाहर निकालने की एक तीखी आवाज गूंजी, अगले ही पल उस अपमानजनक यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षक को खून के रंग की तलवार की रोशनी ने 2 टुकड़ों में काट दिया। खटाक, उसी समय तलवार को वापस म्यान में रख दिया गया। मेरी तलवार के बल पर। शुओ तियानजांग भावहीन था। फुफकार, जब यूनक्सियाओ संप्रदाय के अभिजात वर्ग ने तलवार की आभा से घायल हुए रक्षक के शरीर से लाल रक्त निकलते देखा तो वे भय से कांप उठे। शुओ तियानजांग का हमला किसी ने नहीं देखा। सफेद टॉप पहने वो आदमी मानो पूरे समय हवा में स्थिर खड़ा रहा।
तलवार पलक झपकते ही म्यान से बाहर निकली और वापस अंदर चली गई, और यह इतनी तेजी से हुआ कि उसकी हरकतों को नंगी आंखों से पहचानना नामुमकिन था। पल भर में ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के संरक्षक की वहीं हत्या कर दी गई। शू तियानज़ैंग, यूनक्सियाओ संप्रदाय का एक बुजुर्ग, काफी घबराया हुआ था। अफवाह थी कि 108 शाखा प्रमुखों में से शू तियानज़ांग को रक्त चंद्रमा राक्षस तलवार के नाम से जाना जाता था। उनकी तलवारबाजी की तकनीक उत्कृष्ट थी और 1000 साल पहले से ही असाधारण थी। उन्हें रक्त चंद्रमा संप्रदाय का शीर्ष तलवारबाजी गुरु माना जाता था। हालांकि वे एक शाखा प्रमुख थे, फिर भी उनके कौशल की कोई तुलना नहीं थी। वो 9 पूंछ वाला स्पिरिट फीनिक्स काफी अच्छा है। अचानक 8 राक्षसी जानवरों द्वारा खींची जा रही रक्तरंजित गाड़ी से एक अलौकिक आवाज सुनाई दी। ब्लड डेमन ने तुरंत मुट्ठी जोड़कर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मैं समझ गया। इसके बाद रक्त दानव ने शैतानी हंसी हंसते हुए येयू की ओर उड़ान भरी। येयू लाल रंग की एक परछाई को अपनी ओर उड़ते देख थोड़ी चौंक गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मृत्यु की इच्छा है। 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स पर खड़े येयू ने ब्लड डेमन की ओर हाथ से जोरदार प्रहार किया। ब्लड डेमन के चेहरे पर तुरंत एक चंचल भाव आ गया। यूनक्सियाओ संप्रदाय की इस लड़की में कुछ खास बात थी। वो इतनी कम उम्र में ही मार्शल जी के तीसरे स्तर के तृतीय स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। ब्लड डेमन ने तेजी से अपने शरीर को टुकड़ों में बांट दिया और खून के पानी में बदल गया। रक्त दानव रहस्यमयी तकनीक। येयू ने उसका हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसके चारों ओर विनाश की भयावह शक्ति से भरी एक नीली रोशनी प्रकट हुई। अस्क अस्क, रक्त दानव ने दुष्टतापूर्वक हंसते हुए कहा। भले ही उसके पास नीली आत्मा की जड़ थी, उसे कोई डर नहीं था। येयू के हमले से पहले ही उसके नीचे मौजूद 9 टेल स्पिरिट फीनिक्स ब्लड डेमन की खून के रंग की शक्ति से ढकी हुई थी। 9 पूंछों वाला स्पिरिट फीनिक्स क्रोध में चिल्लाया और बंधन से मुक्त होने की चाह में इधर उधर छटपटाने लगा। हालांकि रक्त के रंग की वो शक्ति एक मजबूत पिंजरे की तरह थी जिससे भागना असंभव था। ब्लड डेमन ने 9 टेल स्पिरिट फीनिक्स को खींचा और आगे की ओर उड़ गया। येयू ने भौहें चढ़ाईं। वो इस समय ब्लड डेमन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो उसके साथ लोगों के समूह में चली जाती तो इसके गंभीर परिणाम होते, इसलिए वो केवल अस्थायी रूप से अपने 9 टेल स्पिरिट फीनिक्स को त्याग सकती थी। यूनक्सियाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से उसने कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। इस विचार से प्रेरित होकर उसने खून के रंग के रथ को ठंडी निगाहों से देखा। 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स को खींचते हुए ब्लड डेमन बड़े बड़े कदमों से रक्त रथ की ओर बढ़ा और घुटने टेक कर बैठ गया। मैं 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स को ले आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से एक बार फिर वो अलौकिक आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, निर्मल शरीर और कोमल नैन नक्श वाली राख जैसी पीली रंगत वाली एक लड़की धीरे धीरे रक्तवाहन से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक भावहीनता थी। उसने 9 पूंछ वाले आत्मा फीनिक्स की ओर हाथ बढ़ाया। उसका दिखने में कमजोर सा हाथ धीरे से 9 पूंछ वाले आत्मा फीनिक्स की पीठ पर रखा गया। हूट! 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स ने क्रोध से दहाड़ मारी, मानो वो येयू के अलावा किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं दे रहा हो। तथापि जैसे ही लड़की का हाथ 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स को छुआ, वो सबके सामने खून की तरह लाल हो गया और कुछ ही सांसों में उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। खून का दानव, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। फिर ब्लड डेमन ने एक दुष्ट हंसी हंसी और 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई रक्त रंग की शक्ति को बनाए रखा। लाल रंग में रंगा हुआ 9 पूंछ वाला स्पिरिट फीनिक्स तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में मंडराने लगा और ब्लड मून सेक्ट का सदस्य बन गया। मेरा 9 टेल स्पिरिट फीनिक्स! येयू ये देखकर हैरान रह गई कि उसका अपना 9 टेल स्पिरिट फीनिक्स उस लड़की की बातें सुन रहा था। उसके गुरु यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने स्वयं उसके लिए इस 9 पूंछ वाले आत्मा फीनिक्स को खोजा था और यह अत्यंत मूल्यवान था। फिर भी आज इसे ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों ने छीन लिया। वो लड़की 108 शाखा स्वामी दानवों में से एक है। ली चेनफेंग ने 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स को नियंत्रित करते हुए देखते ही दूसरे पक्ष की पहचान ली और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। ऐसा कहा जाता था कि वो राक्षसी दानव एक राक्षसी जानवर से रूपांतरित हुआ था और वह आत्मा पशुओं और राक्षसी जानवरों को नियंत्रित कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें आत्मसात भी कर सकता था। फिलहाल 9 पूंछ वाला स्पिरिट फीनिक्स पहले ही उस दुष्ट दानव द्वारा आत्मसात कर लिया गया था और अब येयू का नहीं रहा। वापस आ जाओ,
येयू ने धीरे से कहा और ब्लड मून सेक्ट के सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे 9 पूंछ वाले स्पिरिट फीनिक्स की ओर देखा। तथापि रक्त के रंग के 9 पूंछ वाले आत्मा फीनिक्स ने येयू की ओर बिना किसी गर्मजोशी के देखा। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं और उनमें तिरस्कार का भी एक अंश था। ब्लड मून सेक्ट, तुम सब आखिर चाहते क्या हो? उसी क्षण यूनक्जियाओ सेक्ट के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। आज यहाँ आने के 2 उद्देश्य हैं, शू तियानजांग ने कहा। पहला, हमारे संप्रदाय के गद्दार कू जोंगयांग को मारना, और दूसरा, यूनक्जियाओ संप्रदाय का सफाया करना, सोल सेविंग ट्रोल ने आगे कहा। क्या? यूनक्जियाओ संप्रदाय के उस बुजुर्ग ने दांत भींच लिए। ब्लड मून संप्रदाय, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। उस समय सैकड़ों संप्रदायों ने तुम्हारे संप्रदाय का सफाया कर दिया था। तुम सब प्रकट होते ही यूनक्जियाओ संप्रदाय पर ही क्यों टूट पड़े, बाकी संप्रदायों पर क्यों नहीं? आपने जो कहा वो सही है। शू तियानजांग ने यूनक्जियाओ संप्रदाय के उस बुजुर्ग को उदासीनता से देखा। उसी क्षण शुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी हवा में ब्लड मून संप्रदाय की सेनाओं को देखकर कांप उठे। यह वही विशालकाय प्राणी था जिसने 1000 साल पहले दुनिया पर कब्जा कर लिया था। यूनक्जियाओ संप्रदाय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ब्लड मून संप्रदाय के सामने उसका कोई दबदबा नहीं रह गया था। रक्त रथ में बैठे रक्तचंद्र प्रधान ने बाहर देखा और अपना सिर हिलाया। जुवानलिंग संप्रदाय को सचमुच भारी नुकसान हुआ है। अगर हम थोड़ी देर से आते तो मुझे डर है कि यूनक्जियाओ संप्रदाय द्वारा इसे पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। उस क्षण ये किंगटांग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। वो पहले ही पूरी गति से दौड़कर वहां पहुंच चुकी थी। ये किंगटांग खड़ी हुई और नीचे की ओर देखा। जुवानलिंग संप्रदाय में अफरा तफरी मची हुई थी। शिष्यों के शव एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे और उनकी आंखों में बहता अथाह रक्त प्रचंड ज्वाला की तरह प्रतिबिंबित हो रहा था। फिर ये किंगटांग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए थोड़ी दूर पर स्थित येयू की ओर देखा। हे प्रभु, तूने स्वयं उसकी आत्मा की जड़ छीन ली। ये किंगटांग की आंखें झपकी, लेकिन उन्होंने ब्लड मून सेक्ट के सदस्यों को कोई आदेश नहीं दिया। उसने चुपचाप गहरी सांस ली और अपनी सारी भावनाओं को दबा लिया, जिससे उसकी आंखों में धीरे धीरे शांत भाव लौट आया। वो आज येयू से हिसाब बराबर करने नहीं बल्कि जुवानलिंग संप्रदाय को बचाने आई है, इसलिए उसे समग्र स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्लड मून सेक्ट डिवीजन के सक्रिय होने के साथ ही फॉर्मिडेबल हेवंस डायनेस्टी के अन्य महाशक्तिशाली संप्रदायों को इसकी खबर लग जाएगी और वे तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। उसे यथासंभव कम समय में अपने संप्रदाय को इस विपत्ति से बचाना होगा। और उनके सामने अभी लंबा समय था और वो धीरे धीरे येयू से अपना हिसाब चुकता कर लेगी। उसी क्षण ली चेनफेंग ने उस रक्त रथ पर नजर डाली जिसे 8 राक्षसी जानवर खींच रहे थे और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि रथ में कौन है? तुम्हें ये जानने का अधिकार नहीं है, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने ठंडे लहजे में उपहास किया। हालांकि जैसे ही ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने अपना वाक्य समाप्त किया, अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल गया। रक्त के रंग की गाड़ी से एक धधकती लाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। पल भर में ही उसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाल घूंघट से चेहरा ढके ये किंगटांग धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने आ गई। घूंघट से झांकती उसकी आंखें तारों के खजाने की तरह थीं, जिनमें ठंडक की झलक साफ दिखाई दे रही थी, मानो वो भीड़ पर नजरें गड़ाए खड़ी हो। जब ब्लड मून सेक्ट के सदस्यों ने ये किंगटांग को रक्त रथ से बाहर निकलते देखा तो वे तुरंत 2 गुटों में बंट गए। ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख शू तियानजांग और जियांग चेन सहित सभी ने लाल घूंघट वाली लड़की के सामने आदर और सम्मान के भाव से सिर झुकाया। ली चेनफेंग हैरान रह गया। पहले तो उसने सिर्फ इतना अनुमान लगाया था कि रथ में बैठी महिला ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर के स्तर की होगी, लेकिन अब उस लड़की की उपस्थिति देखकर ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख भी सम्मान में सिर झुका सकता था। ब्लड मून संप्रदाय में डिवीजन प्रमुख और एल्डर का समान स्थान था। यदि वो लड़की ब्लड मून संप्रदाय की एल्डर थी तो ब्लड मून डिवीजन प्रमुख को उसे पूर्ण सम्मान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। नीचे जुवानलिंग संप्रदाय के शेष शिष्य उस लड़की को अत्यंत उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि ब्लड मून संप्रदाय की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनके असली चेहरे देखे थे और संप्रदाय के शिष्यों की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। ब्लड मून संप्रदाय के अनुयायियों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया था कि लड़की की पहचान और स्थिति निश्चित रूप से एक औसत शिष्या जैसी नहीं थी। क्या वो व्यक्ति ब्लड मून सेक्ट के प्रकट होने के बाद एल्डरकिन, जो अब तक चुप थे, के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने अपने सामने बैठे एल्डमो की ओर देखा।
ब्लड मून सेक्ट के प्रकट होने से यूनेक्सियाओ सेक्ट दब गया, जिससे जुवानलिंग सेक्ट के लोगों को अपने घावों को ठीक करने का मौका मिल गया। गंभीर रूप से घायल शिष्यों की हालत काफी हद तक स्थिर हो गई थी और जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु और महापुरुष भी काफी हद तक ठीक हो गए थे। लाल नकाब ओढ़े लड़की को देखकर एल्डमो काफी हैरान रह गए। किसी कारणवश उन्हें लगा कि नकाब के बाहर दिख रही आंखें और भौहें उन्हें जानी पहचानी सी लग रही हैं। क्या ये ब्लड मून सेक्ट के 3 महान संरक्षकों में से एक हो सकता है? जुवानलिंग सेक्ट के गुरु ने अचंभित होकर पूछा। लेकिन कहा जाता है कि ब्लड मून सेक्ट के तीनों संरक्षक अत्यंत रहस्यमय थे और कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुए। एल्डमो को विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्लड मून सेक्ट का कोई संरक्षक प्रकट होगा। आखिर ब्लड मून सेक्ट के विनाश के समय भी वे तीनों संरक्षक प्रकट नहीं हुए थे, तो फिर वे आज यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्या ये वास्तव में उनकी जुवानलिंग संप्रदाय की रक्षा के लिए था? इसके बारे में सोचना ही हास्यास्पद था। तथापि जैसा कि एल्डमो अनुमान लगा रहे थे कि हम गार्जियन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हवा में ही ब्लड मून सेक्ट के अनुयायियों ने एक समान रूप से ऊंचे और प्रभावशाली ढंग से अभिवादन किया। एल्डमो और जुवानलिंग संप्रदाय के सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। यूनेक्सियाओ संप्रदाय में सभी लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। पंथ की स्थापना के बाद से यहाँ तक कि पंथ के विनाश के समय भी तीनों रक्तचंद्र संरक्षक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुए थे। फिर भी अप्रत्याशित रूप से आज उन्होंने एक जीवित रक्तचंद्र संरक्षक को देख लिया। तुम ब्लड मून गार्जियन हो। ली चेनफेंग का शरीर उस रहस्यमयी लड़की को घूरते हुए अकड़ गया। ब्लड मून सेक्ट में ब्लड मून गार्जियन का पद ब्लड मून सेक्ट के सेक्ट मास्टर और होली लॉर्ड से ठीक नीचे था। उनके कौशल और पद की तुलना ब्लड मून सेक्ट के डिवीजन हेड और एल्डर से नहीं की जा सकती थी। ये यू की ठंडी आंखों में हैरानी उभर आई जब उसने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए रक्त चंद्रमा के संरक्षक को देखा, जो हवा में खूबसूरती से लहरा रहा था। हालांकि ब्लड मून गार्जियन का चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उस व्यक्ति की आंखें उसे धुंधली सी जानी पहचानी लगीं और ऐसा लगा जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो। उसी क्षण सोल सेविंग ट्रोल आगे बढ़ा और धीरे से ये किंगटांग को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। ये किंगटांग विशालकाय ट्रोल के कंधे पर गर्व से खड़ी हुई और तुरंत अपना आदेश दिया, ये जगह खून से सनी होनी चाहिए। एक ठंडी और उदास आवाज सबके कानों में गूंजी। अगले ही पल काल काल काल, ब्लड मून संप्रदाय के सैकड़ों सदस्य लगातार चिल्ला रहे थे, काल। ये किंगटांग ने तुरंत हाथ हिलाया। स्विश, लगभग 1 सेकंड में ब्लड मून सेक्ट के सैकड़ों सदस्य खून के रंग की परछाइयों में बदल गए और जुवानलिंग सेक्ट की ओर उड़ गए। हालांकि यूनेक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य शक्तिशाली थे, लेकिन वे ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों के सामने फीके पड़ गए। इसके अलावा यूनेक्सियाओ संप्रदाय के आधे से अधिक शिष्यों को जुवानलिंग संप्रदाय के वंशजों ने मार डाला था और केवल लगभग 30 लोग ही बचे थे, जिससे सैकड़ों ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों के खिलाफ संघर्ष करना असंभव हो गया था। उस क्षण जुवानलिंग संप्रदाय में यूनेक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य पहले की तरह अभिमानी और घमंडी नहीं रह गए थे। रक्तचंद्र संप्रदाय के सदस्यों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किए जाने पर यूनेक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य अफरा तफरी में भाग गए। ये दृश्य देखकर जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। शुरू में उन्हें थोड़ी चिंता थी कि ब्लड मून संप्रदाय के लोग यूनेक्सियाओ संप्रदाय की सेनाओं के साथ साथ उन्हें भी आसानी से मार डालेंगे। आखिरकार, हालांकि शुओ तियानजांग ने कहा था कि वो जुवानलिंग संप्रदाय की रक्षा करना चाहता है, लेकिन ब्लड मून संप्रदाय के पुराने स्वभाव को देखते हुए कोई भी निष्कर्ष निकालना असंभव था। हालांकि ये चिंता बहुत जल्दी हवा में उड़ गई। ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों ने जुवानलिंग संप्रदाय पर हमला नहीं किया। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था और उन्होंने केवल यूनेक्सियाओ संप्रदाय को निशाना बनाया, यहाँ तक कि जुवानलिंग संप्रदाय को उन्होंने जरा भी नहीं बख्शा। तब जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी और भी अधिक चकित हो गए। उन्होंने पहले सोचा था कि उन पर कोई विपत्ति आ पड़ेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्लड मून संप्रदाय कहीं बीच में प्रकट हो गया। ली चेनफेंग की भौहें तन गई थीं। ब्लड मून गार्जियन ने सचमुच उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया था। छोटी कुतिया, अपनी मौत को गले लगाओ। रक्त दानव ने ठहाका लगाया और फिर खून के पानी में बदलकर सीधे येयू की ओर बढ़ गया। स्थिति को भांपते हुए येयू की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके चारों ओर विनाश की एक भयावह लहर दौड़ गई। रक्त दानव के पास राक्षसी रक्त शक्तियां थीं और वह स्वयं को अलग करके रक्त जल में परिवर्तित हो सकता था। हालांकि येयू ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया।
अपनी नीली आत्मा जड़ और पैरागन कौशल के बल पर यदि उसे समय दिया जाता तो वो रक्त दानव को मार सकती थी। ब्लड मून गार्जियन, क्या आज सब कुछ अच्छे से खत्म करना नामुमकिन है? ली चेनफेंग ने ये किंगटांग की तरफ देखा। हालांकि ये किंगटांग चुप रही और ठंडी निगाहों से ली चेनफेंग की ओर देखती रही। स्पष्ट रूप से उसका उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, क्योंकि तुम्हारा ब्लड मून संप्रदाय इतना घमंडी है, तुम सब आज यही मरोगे। ली चेनफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो मूल रूप से ब्लड मून संप्रदाय से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्लड मून संप्रदाय उन्हें खत्म करना चाहता था। अगर ऐसा है तो युद्ध ही होगा। इसके तुरंत बाद ली चेनफेंग ने संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु को धीरे से थपथपाया। गर्जन। अगले ही पल दिव्य पशु क्रोध से दहाड़ा और ये किंगटांग की ओर दौड़ पड़ा। गर्जन। उसी समय 8 राक्षसी जानवर क्रोधित होकर दहाड़ते हुए ये किंगटांग के दोनों ओर से बाहर निकल आए। कई विशाल परछाइयां तेजी से आगे बढ़ीं और उस दिव्य जानवर से भिड़ गईं। स्विश, तलवार की रोशनी चमकी और ली चेनफेंग की ओर वार किया। ली चेनफेंग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और एक उल्लेखनीय तकनीक का उपयोग करते हुए शून्य में शरण ली, और उस भयानक प्रहार से बचने के बाद ही वह पुनः प्रकट हुआ। शुओ तियानजांग। ली चेनफेंग ने ठंडे स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए उस युवक को देखा जो हाथ में तलवार लिए हवा में खड़ा था। शुओ तियानजांग 108 शाखा मास्टर्स में उच्च पदस्थ थे। तलवारबाजी में उनकी दक्षता अत्यंत उच्च थी और उनसे निपटना आसान नहीं था। बिना कुछ कहे शुओ तियानजांग सफेद प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और यूनक्सियाओ संप्रदाय के इतिहास में सबसे कम उम्र के आंतरिक मामलों के प्रमुख ली चेनफेंग की ओर अपनी तलवार से वार किया। उस दिव्य प्राणी को 8 राक्षसी प्राणियों ने रोक रखा था और उसे उस पीली लड़की का सहारा मिल रहा था जिसे शैतानी दानव के नाम से जाना जाता था। इसलिए वो इस समय ली चेनफेंग की मदद के लिए नहीं जा सकता था। यूनक्सियाओ संप्रदाय के लगभग आधे शिष्य और शुवानलिंग संप्रदाय के संरक्षक ब्लड मून संप्रदाय द्वारा मारे गए थे। अगर शुवानलिंग संप्रदाय की विरासत से उत्पन्न थकावट न होती तो शायद यूनक्सियाओ संप्रदाय के सैनिक कुछ समय तक टिक पाते, लेकिन रक्तचंद्र संप्रदाय की शक्तिशाली टुकड़ी के आगे यूनक्सियाओ संप्रदाय के सैनिक धीरे धीरे हार मानकर पीछे हट गए और अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सके। बूम! येयू की नीली आत्मा की जड़ की शक्ति से रक्त दानव को दूर फेंक दिया गया। इसके बाद येयू ये किंगटांग की ओर उड़ गया। येयू केवल अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के कारण यूनक्सियाओ संप्रदाय की पवित्र महिला नहीं बनी। इससे पहले येयू ने हल्के से महसूस किया कि ब्लड मून गार्जियन की मार्शल ऑरा बहुत मजबूत नहीं थी। इसलिए येयू ने सोचा कि शायद ये ब्लड मून गार्जियन कुछ समय पहले ही पुनर्जीवित हुआ है। सबसे पहले सरगना को पकड़ो ताकि उसके सभी अनुयायियों को पकड़ा जा सके। अगर वो ब्लड मून गार्जियन को पकड़ लेती है तो ब्लड मून संप्रदाय का कोई भी सदस्य जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम्फ! सोल सेविंग ट्रोल ने ठंडी हंसी हंसते हुए येयू की ओर देखा, जो उनकी ओर दौड़ी और उस पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि येयू बेहद फुर्तीली थी। उसने सोल सेविंग ट्रोल के कंधों पर पैर रखा और ये किंगटांग की ओर वार किया। येयू को अपनी ओर आते देख ये किंगटांग की भौहें तन गईं और उसने तुरंत अपना शरीर एक तरफ कर लिया। येयू के वार में बहुत ताकत थी और उससे निकलने वाली हवा भी बेहद तेज थी। हालांकि ये किंगटांग ने हमले से खुद को बचा लिया, लेकिन वार से निकलने वाली हवा ने सीधे येयू को चोट पहुंचाई। किंगटांग का रक्तरंजित घूंघट गिर पड़ा। चेहरे पर लटकते घूंघट को देखकर ये किंगटांग समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तथापि यह आपका है। चेहरे से नकाब हटने के बाद जो चेहरा सामने आया उसे देखकर येयू एक पल के लिए अचंभित रह गई। क्या उसके सामने अभी जो चेहरा था वो ये किंगटांग का नहीं था? ये किंगटांग कैसे हो सकती है? उस समय आत्मा विच्छेदक ट्रोल क्रोध में दहाड़ा और अपनी शक्तिशाली ताकत से येयू को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये किंगटांग! येयू ने खुद को पीछे खींच लिया और छलांग लगाकर दूर चली गई। उसकी निगाहें ये किंगटांग पर टिकी हुई थीं। उसे ये क्यों नहीं पता था कि ये किंगटांग वही तथाकथित ब्लड मून गार्जियन बन चुकी है? शुवानलिंग संप्रदाय में एल्डरमो, एल्डरकिन और बाकी सभी लोग ब्लड मून गार्जियन का चेहरा देखकर अविश्वास में थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ब्लड मून गार्जियन असल में ये किंगटांग थी। क्या वो छोटी बहन ये नहीं है? जू चांगे मुंह खुला रखकर ये किंगटांग को घूर रहा था, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जो बिल्कुल लाल रंग के लग रहे थे। जूनियर सिस्टर ये ब्लड मून सेक्ट की संरक्षक हैं। किन्हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे वो मतिभ्रम का शिकार हो रहा हो। असंभव!
जूनियर सिस्टर, ये ब्लड मून सेक्ट की संरक्षक कैसे हो सकती हैं? युनशू ने अपना सिर हिलाया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। किंग टांग, तुम ब्लड मून संप्रदाय की संरक्षक क्यों बनी? ग्रैंड एल्डर ने आकाश की ओर चिल्लाकर पूछा। उनकी बात सुनकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के सभी अनुयायी तुरंत ही किंग टांग की ओर देखने लगे। यह व्यक्ति बिल्कुल भी ब्लड मून गार्जियन नहीं है। ये तो शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या ये किंग टांग है। अचानक यूनक्सियाओ संप्रदाय की एक शिष्या, जो कभी ये किंग टांग के हाथों घायल हो चुकी थी, जोर से चिल्लाई। क्या? ब्लड मून संप्रदाय के डिवीजन प्रमुख जियांग चेन और सभी शाखा प्रमुखों ने तुरंत अपनी कार्रवाई रोक दी। हाँ, ये यू के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। ब्लड मून सेक्ट की ख्याति तो बहुत है, लेकिन आज इसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता। तुम्हारा क्या मतलब है? ब्लड मून ब्रांच मास्टर ने भौहें चढ़ाकर ये यू की ओर देखा। तुम्हारी रक्तचंद्र संरक्षक ये किंग टांग है, जो शुवानलिंग संप्रदाय की एक साधारण शिष्या है। इतना ही नहीं, वो मेरे ही कुल की है और इस साल उसकी उम्र केवल 15 वर्ष है। तुम्हारा रक्तचंद्र संप्रदाय 1000 साल पहले ही नष्ट हो चुका था। अफवाहों के अनुसार क्या तुम्हारे सभी संरक्षक तुम्हारे प्रभु द्वारा स्वयं नियुक्त नहीं किए गए थे? अब ऐसा क्यों है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी तुम्हारे रक्तचंद्र संप्रदाय का संरक्षक बन सकता है? ये यूं मुस्कुराया और फिर ये किंग टांग की ओर देखा। किंग टांग, आखिर चल क्या रहा है? तुम ब्लड मून गार्जियन क्यों बनी? उसी क्षण ग्रैंड एल्डर अन्य एल्डर्स का नेतृत्व करते हुए आकाश में उड़ गए और वे सभी आश्चर्य से ये किंग टांग को देखने लगे। क्या वो सचमुच आपके संप्रदाय की शिष्या है? जियांग चेन ने चिल्लाकर पूछा। बिल्कुल, महागुरु ने सिर हिलाया। ये किंग टांग ने ग्रैंड एल्डर को खाली निगाहों से देखा। क्या इस ग्रैंड एल्डर का दिमाग टोफू का बना है? उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी मुश्किलों से ब्लड मून गार्जियन होने का नाटक किया, लेकिन अंत में इस ग्रैंड एल्डर ने उसके सारे कारनामों को नाकाम कर दिया। शुरू में भले ही ये यू को उस पर शक था, ये किंग टांग के पास झूठ बोलकर ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों को अपनी बात मनवाने का तरीका था, लेकिन अब यहाँ तक कि जुवानलिंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने भी दावा किया कि वो जुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या है। आप? जियांग चेन ने पीछे मुड़कर ये किंग टांग को गुस्से से घूरते हुए कहा। मुझे पहले से ही यह बेहद अजीब लग रहा था। मेरे ब्लड मून सेक्ट के तीनों संरक्षक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुए। वे बिना किसी कारण के हमारे विभाग में क्यों आए? हाँ, तो ये नकली है। ब्लड मून सेक्ट ने तो खुद को ही बड़ा मजाक बना लिया। ये यू ने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए व्यंग्य किया। ये लड़की बेहद चालाक और क्रूर स्वभाव की है। जुवानलिंग सेक्ट की शिष्या बनकर इसने तुम्हारे सेक्ट की संरक्षक होने का नाटक किया ताकि तुम्हारी सेना का इस्तेमाल करके मेरे यूनक्सियाओ सेक्ट पर हमला कर सके और जुवानलिंग सेक्ट को उसकी दयनीय स्थिति से बचा सके। ये यू की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर का चेहरा अजीब हो गया। वे पहले कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन अचानक अपना रुख बदल लिया। ओह, मुझे गलतफहमी हो गई। तुम मेरी संप्रदाय की शिष्या ये किंग टांग नहीं हो। तुम बस थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती हो। वो मेरी शिष्या ये किंग टांग नहीं है। देखने में तो वो काफी मिलती जुलती है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एल्डमो ने भी यही बात दोहराई। मैंने पहले ही कहा था कि वो ये किंग टांग नहीं है, फिर भी आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब समय आ गया है कि आप सब आखिरकार मेरी बात पर विश्वास करें, एल्डमो ने आगे कहा। ये यू ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के अनुयायियों पर एक नज़र डाली, अब अपना रुख बदलकर। क्या आप सभी को लगता है कि ब्लड मून संप्रदाय अभी भी आप पर विश्वास करेगा? इसके बाद ये यू ने ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ब्लड मून संप्रदाय में एक महान हस्ती है। प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। इस धूर्त लड़की के झांसे में मत आना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे और मेरे यूनक्सियाओ संप्रदाय के बीच आपसी कलह का बड़ा मजाक बन जाएगा। ये यू को बहुत पहले से ही पता था कि ब्लड मून सेक्ट ने आज यूनक्सियाओ सेक्ट पर हमला किया और नकली संरक्षक ये किंग टांग के आदेशों के कारण जुवानलिंग सेक्ट की रक्षा की। अब ये किंग टांग की पहचान उजागर हो चुकी थी। फिर खटाक, शू तियानजांग ने शांत भाव से तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाल ली और ली चेनफेंग से लड़ना बंद कर दिया। मुझे शुरू से ही तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। ब्लड डेमन ने ये किंग टांग की तरफ देखा। बदमाश, जियांग चेन गुस्से से चिल्लाया। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्लड मून गार्जियन होने का नाटक करे और उन्हें यहाँ आकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसाए। ब्लड मून संप्रदाय के साथियों, ये किंग टांग है जो शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या है। इसने मेरे यूनक्सियाओ संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों को मार डाला और घायल कर दिया है,
और वर्तमान में हमारा संप्रदाय इसकी तलाश कर रहा है। ली चेनफेंग युद्ध से हट गया और यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक शिष्य से ये किंगटांग की तस्वीर वाला गिरफ्तारी वारंट ले आया। उसे लहराते हुए उसने ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों को दिखाया। गिरफ्तारी वारंट में जिस लड़की का नाम था वो ये किंगटांग नहीं थी जो इस समय उनके सामने खड़ी थी। उस समय रक्त रंग की गाड़ी में ठहरे हुए ब्लड मून एल्डर ने सब कुछ देखकर दहशत पैदा कर दी। अब तो सब खत्म हो गया, उसने मन ही मन सोचा। तुम तो मरना चाहते हो। ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख तुरंत क्रोधित हो गया और उसने ये किंगटांग की ओर एक थप्पड़ मारा। फिर भी ये किंगटांग पहले से ही तैयार थी और हमला करने से पहले ही पीछे हट गई। उस समय ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख क्रोध से उबल रहा था। अगर अन्य डिवीजनों को पता चल जाए कि उन्हें एक साधारण संप्रदाय के शिष्य ने मूर्ख बनाया है तो क्या वो ब्लड मून संप्रदाय में सबसे बड़ा मजाक नहीं बन जाएगा। हालांकि यह अज्ञात था कि राक्षसी जल उस पर अप्रभावी क्यों था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह लड़की नकली थी, क्योंकि जुबानलिंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों से पहले ही जुबान फिसलने के कारण ये बात सामने आ चुकी थी। ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जितना इसके बारे में सोचते गए उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। काश वो ये किंगटांग को एक ही वार में कुचल देते जिसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन इससे पहले कि ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख ये किंगटांग पर अपना गुस्सा निकाल पाता, अचानक कई आकृतियां हवा में प्रकट हुई और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग आ गए। युवा संप्रदाय, लिंगयुन संप्रदाय, यूनक्सियाओ संप्रदाय के अनुयायी अन्य संप्रदायों को आते देख मुस्कुरा उठे। यूनक्सियाओ संप्रदाय की ही तरह युवा संप्रदाय और लिनियुन संप्रदाय भी शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महाप्रमुख संप्रदाय थे। उस समय ब्लड मून सेक्ट का सफाया करने वाली ताकतों में ये दोनों सेक्ट भी शामिल थे। अब उनका अचानक आना शायद ब्लड मून सेक्ट के प्रकट होने की खबर सुनकर हुआ है। ब्लड मून सेक्ट की बची हुई बुराई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्लड मून सेक्ट के अनुयायियों पर नजर दौड़ाई और ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये यू ने एक नज़र डाली और मन ही मन उपहास किए बिना नहीं रह सकी जब उसने देखा कि दोनों संप्रदायों के गुरु भी वहां पहुंच गए हैं। उसने तिरछी नज़र से ये किंगटांग को देखा और फिर दोनों संप्रदाय गुरुओं से कहा, युवा संप्रदाय गुरु, लिंगयुन संप्रदाय गुरु, रक्त चंद्रमा संप्रदाय की बची हुई बुराई प्रकट हो गई है। आइए हम सब मिलकर इन सबको मार डालें। स्वाभाविक रूप से ये यू के शब्दों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों महासंप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख मूल रूप से ब्लड मून संप्रदाय से निपटने के लिए यहाँ आए थे। वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि उस समय ब्लड मून संप्रदाय कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली था। यदि ब्लड मून संप्रदाय को पूरी तरह से पुनर्जीवित होने दिया जाता तो उन सैकड़ों संप्रदायों को जिन्होंने उस समय ब्लड मून संप्रदाय को नष्ट करने में भाग लिया था, संभवतः एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ता। ये किंगटांग अन्य दो महाशक्तिशाली संप्रदायों के प्रकट होने से आश्चर्यचकित नहीं हुई, उसे इन सब की पहले से ही उम्मीद थी। शुरू में ये किंगटांग की योजना यूनक्सियाओ संप्रदाय की सेनाओं को कम से कम समय में पूरी तरह से नष्ट करने और ब्लड मून संप्रदाय के अनुयायियों को इस स्थान से भागने के लिए मजबूर करने की थी। उसके अनुमान के अनुसार अन्य दो महासंप्रदाय समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अंततः सफलता से बस एक कदम पीछे रह गई। ये किंगटांग बेहद असहाय थी, वो स्पष्ट रूप से बस एक कदम दूर थी। अनियंत्रित रूप से ये किंगटांग ने पास ही स्थित ग्रैंड एल्डर की ओर एक नज़र डाली। ग्रैंड एल्डर की वजह से पूरी योजना गड़बड़ हो गई थी। हालांकि ये किंगटांग ने सारा दोष ग्रैंड एल्डर पर नहीं डाला। आखिर अगर उसकी जगह वह होती तो शायद वह भी ऐसा ही करती, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ग्रैंड एल्डर को इस बारे में नहीं बताया था। युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के लगभग सभी उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे। ये यूनक्सियाओ संप्रदाय की स्थिति से बिल्कुल अलग था, जहां केवल कुछ ही लोग बचे थे। ब्लड मून सेक्ट, तुम सबने ठीक से छुपकर नहीं रहे और इतनी बेशर्मी से प्रकट होने की हिम्मत भी की। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो, युहुआ सेक्ट के मास्टर ने कठोर स्वर में गरजते हुए कहा। बिल्कुल बकवास, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने ठंडे लहजे में उपहास किया। मौत सामने होते हुए भी तुम हार मानने को इतने अनिच्छुक क्यों हो? लिंगयुन संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाते हुए कहा, मार डालो। आदेश मिलते ही तीनों संप्रदायों ने एक साथ हमला किया और ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों की ओर बढ़ पड़े। काल ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख जरा भी भयभीत नहीं था, उसने युद्ध का स्वागत किया। बूम, भयंकर गर्जना के साथ ही तुरंत युद्ध छिड़ गया। आकाश, उसी क्षण ब्लड मून एल्डर रथ से बाहर निकले और ये किंगटांग की ओर देखा। ये सब ऐसा क्यों हो गया?
हालांकि वो जानता था कि ये किंगटांग कभी भी उनके ब्लड मून सेक्ट की गार्जियन नहीं बन सकती, फिर भी उसे लगता था कि ये किंगटांग की ब्लड मून गार्जियन के रूप में पहचान निश्चित रूप से नकली नहीं थी, अन्यथा वो डेमोनिक वाटर की परीक्षा पास नहीं कर पाती। लेकिन हालात इस स्तर तक क्यों पहुंच गए? लगभग पूरी सेना दोनों महाशक्तिशाली संप्रदायों से तैनात की गई थी और रक्तचंद्र संप्रदाय की यह टुकड़ी निश्चित रूप से उन्हें हरा नहीं पाएगी। उसे डर था कि आज उन सभी का यही सफाया हो जाएगा। ये किंगटांग को ब्लड मून संप्रदाय से कोई घृणा नहीं थी। कुछ दिनों तक उनसे बातचीत करने के बाद उसे लगा कि उनके सदस्यों का स्वभाव सरल है, हालांकि उनका चरित्र विचित्र था। वे कोई दुष्ट खलनायक नहीं थे। यदि आज यहाँ ब्लड मून सेक्ट का पूरा प्रभाव नष्ट हो जाए तो। ये किंगटांग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। ब्लड मून सेक्ट के सदस्यों को मुश्किल से टिके हुए देखकर उसके भीतर बेबसी का भाव उत्पन्न हो गया। वो शुवानलिंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को साजिश रचने का दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्थिति बहुत अचानक घटी थी और ग्रैंड एल्डर को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अंततः उनके प्रयास व्यर्थ ही जाने वाले थे। अचानक ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह तेजी से हौंफ रहा था। ये दुष्ट लड़की, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने ये किंगटांग को अपने बगल में देखकर दांत पीस लिए। यदि ये किंगटांग ने ब्लड मून गार्जियन होने का नाटक न किया होता तो वे शुवानलिंग संप्रदाय में प्रकट नहीं होते और अपनी मूल ऊर्जा को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने से पहले 3 महासंप्रदायों से नहीं लड़ते। तथापि ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख के कुछ और कहने से पहले ही वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में जो पहले क्रोध भरा था वह अविश्वास के भाव से भर गया जब उसने ये किंगटांग के पीछे देखा। कुछ समय पहले ये किंगटांग के पीछे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ था। वो लंबा और सीधा व्यक्ति इस दुनिया के स्तंभ के समान था। उसके प्रतीकात्मक चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके बेदाग चेहरे पर भौहों के बीच खून के रंग का अर्धचंद्राकार निशान शैतानी रूप से आकर्षक लग रहा था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख उस देवदूत जैसे पुरुष को मुंह खुला रखकर देखता रहा। उसका हट्टा कट्टा शरीर लगातार कांप रहा था क्योंकि वो घूंट भर रहा था। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख की अनदेखी करते हुए धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और ये किंगटांग के कंधे को हल्के से थपथपाया। अचानक अपने कंधे पर एक थपकी महसूस करते हुए ये किंगटांग सहज रूप से पीछे मुड़ गई। लेकिन जब उसने अपने पीछे चांदी जैसे बालों वाले आदमी को देखा तो वह अचंभित रह गई। छोटा भाई! ये किंगटांग की आंखों में हैरानी के भाव थे जब उसने अपने सामने खड़े चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को देखा। क्या ये उस दिन रास्ते में उसे साथ लेने वाला वो कंजूस भाई? वो यहाँ क्यों आया? छोटा 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 भाई! ये किंगटांग के मुंह से छोटा भाई शब्द सुनने के बाद ऐसा लगा मानो ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख पत्थर का बन गया हो। इस दुष्ट लड़की ने, जो खुद को ब्लड मून गार्जियन होने का नाटक कर रही थी, उस लॉर्डशिप को क्या कहा? छोटा भाई, छोटा भाई! प्रभाग मुख्य! ये देखकर कि ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख लंबे समय तक होश में नहीं आए थे, ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों और शाखा प्रमुखों ने आश्चर्य से उस ओर देखा जहां एक किंगटांग खड़ी थी। महज एक पल में सभी लोग स्तब्ध रह गए और कुछ शाखा प्रमुख तो जवाबी हमला करना भी भूल गए और 2 महासंप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये किंगटांग के पीछे खड़े चांदी जैसे बालों वाले पुरुष को ध्यान से देखने के बाद वर्तमान स्थिति से परेशान ब्लड मून एल्डर ने भी ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों की तरह ही प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें फटी रह गईं और उनका शरीर लगभग ढह गया। वो उदासीन पुरुष कोई और नहीं बल्कि ब्लड मून संप्रदाय का सर्वोच्च आस्था प्रतीक ब्लड मून होली लॉर्ड था। रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान ने अपनी उपस्थिति से उन्हें अनुग्रहित किया था। उस आदमी के चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भौहों के बीच खून के रंग का अर्धचंद्राकार निशान उसके लगभग परिपूर्ण चेहरे में एक रहस्यमय शैतानी आकर्षण जोड़ रहा था। दृश्य का अवलोकन करते समय उसकी आंखें किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत जल से भरी हुई थीं। उसके लंबे लाल वस्त्र के कोने सरसरा रहे थे। ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन, ब्लड मून एल्डर और अन्य लोग चांदी जैसे बालों वाले उस व्यक्ति को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, मानो वे सांस लेना ही भूल गए हों। ये किंगटांग ने अपने कंजूस भाई को हैरानी से देखा और उसके आने पर आश्चर्यचकित रह गई। इस खतरनाक समय में वो यहाँ क्यों आया? उसकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर ये किंगटांग ने उसे दोबारा फोन करने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटा भाई! ब्लड मून होली लॉर्ड ने उसे खाली निगाहों से देखा।
जैसे ही रक्तचंद्र के पवित्र भगवान प्रकट हुए, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई हो और कहीं कोई आवाज नहीं थी। ली चेनफेंग ने चांदी जैसे बालों वाले उस व्यक्ति को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। गौर से देखने पर पता चला कि वो बिल्कुल निर्जीव था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर्वत श्रृंखला ने उसके शरीर को कुचल दिया हो और भय ने उसके हर अंग को क्षीण कर दिया हो। एल्डरली हवा में चुपचाप खड़ी ये यू ली चेनफेंग को देखते हुए थोड़ी हैरान थी। हालांकि ली चेनफेंग के होंठ केवल फड़फड़ाए और वो कुछ भी नहीं कह सका। शुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायियों ने सहज रूप से ये किंगटांग के पीछे खड़े चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति का अजीब भावों के साथ निरीक्षण किया। वो कौन है? ये किंगटांग के बगल में खड़े चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को देखते हुए किन हुआन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उसकी भौहों के बीच बने अर्धचंद्र को देखकर लगता है कि वो ब्लड मून सेक्ट के एल्डर के स्तर का कोई व्यक्ति होगा। फैंग मोली ने भी उधर देखा और अनुमान लगाया। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर। जुवानलिंग संप्रदाय के शेष शिष्य तुरंत हौंफने लगे। हालांकि ब्लड मून सेक्ट में एल्डर और डिवीजन हेड के पद समान थे, लेकिन एल्डर का कौशल डिवीजन हेड से कहीं अधिक था। हालांकि ब्लड मून डिवीजन में डिवीजन प्रमुख नेता होता है, फिर भी महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने के लिए उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की राय लेना आवश्यक होता है। ब्लड मून संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य के यहाँ होने से शायद ब्लड मून संप्रदाय की भयावह स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त हो सकता है। वर्तमान में तीनों महाशक्तियां ब्लड मून संप्रदाय पर चारों ओर से हमला कर रही थी। हालांकि तीनों महाशक्तियों ने जुवानलिंग संप्रदाय को अस्थायी रूप से भुला दिया था, लेकिन जुवानलिंग संप्रदाय यूनक्सियाओ संप्रदाय के आज यहाँ आने के उद्देश्य को नहीं भूला था। ब्लड मून संप्रदाय के पराजित होने के बाद यूनक्सियाओ संप्रदाय स्वाभाविक रूप से जुवानलिंग संप्रदाय से निपटेगा। तब विपत्ति का आगमन होगा। इस समय वे ब्लड मून सेक्ट की अफवाहों की परवाह नहीं कर सकते थे। मैं उसकी आभा से कुछ नहीं बता सकता और मुझे नहीं पता कि वो किस अवस्था में है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो ब्लड मून एल्डर के स्तर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। कुछ देर तक अवलोकन करने के बाद एल्डरकिन ने जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और एल्डर मो को बताया। ब्लड मून संप्रदाय में 108 शाखा प्रमुख और 36 प्रभाग प्रमुख थे, लेकिन केवल 24 वरिष्ठ थे, जिनमें से प्रत्येक के पास असाधारण क्षमताएं थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि 1000 साल बाद भी उन्हें ब्लड मून एल्डर देखने को मिल सकता है। ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े कंजूस भाई को देखते हुए एक अजीब सा भाव व्यक्त किया। उस दिन जब उसने उसे अपना छोटा भाई समझा था, तो उसका इरादा केवल उसे चिढ़ाने का था। इसके अलावा उसकी याददाश्त के अनुसार उसका कंजूस भाई ब्लड मून सेक्ट का कट्टर प्रशंसक था। आज ब्लड मून सेक्ट के यहाँ प्रकट होने पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे खबर मिली हो और वह जानबूझकर ब्लड मून सेक्ट का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हो, है ना? आप कौन हैं? फिर यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति पर सख्ती से चिल्लाया। युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय, ये दोनों महाशक्तियां वर्तमान में उपस्थित थीं और रक्तचंद्र संप्रदाय की ये सेना निश्चित रूप से नष्ट हो जाती। इसलिए रक्तचंद्र संप्रदाय का सामना करने का अब कोई भय नहीं था। उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को देखकर अगर वो ब्लड मून डिवीजन का प्रमुख नहीं है तो उसे ब्लड मून एल्डर होना चाहिए। लेकिन भले ही वो ब्लड मून एल्डर था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि काफी देर तक उस सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गर्जन। यूनक्सियाओ संप्रदाय का दिव्य पशु क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी लालटेन जैसी आंखों से चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को घूर रहा था। मत करो, ली चेनफेंग बुदबुदाया। ली चेनफेंग चिंतित थे। अन्य लोग शायद इस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति की पहचान न जानते हों, लेकिन ली चेनफेंग उसे जानता था। 1000 वर्ष बीत चुके थे और जिन लोगों ने युद्ध में रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान को देखा था, वे पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुके थे। हालांकि ली चेनफेंग ने एक बार संयोग से ब्लड मून संप्रदाय के पवित्र स्वामी का चित्र देखा और उस चित्र में मौजूद व्यक्ति बिल्कुल वही चांदी के बालों वाला आदमी था जो उनकी आंखों के सामने था। उस व्यक्ति के माथे पर चमकीली लाल रक्त चंद्रमा जैसी आकृति को देखकर ली चेनफेंग को दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। तथापि 1000 साल पहले सैकड़ों संप्रदायों ने मिलकर रक्त चंद्रमा संप्रदाय को नष्ट करने का प्रयास किया था। अंतिम क्षण में रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान प्रकट हुए और दर्जनों अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का वध किया, जिनमें से एक यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय संरक्षक दिव्य जानवर की माता थी। ब्लड मून होली लॉर्ड ने 1000 साल पहले उस दिव्य जानवर की मां को मार डाला था
और आज ब्लड मून होली लॉर्ड को देखकर उस जानवर की आंखों में क्रोध भर आया। वो दिव्य पशु इस समय घृणा में डूबा हुआ था और ली चेनफेंग उसे वश में नहीं कर पा रहा था। ली चेनफेंग ने उसे चाहे जितना भी समझाया, कोई फायदा नहीं हुआ। गर्जन! उस दिव्य दानव ने एक बार फिर क्रोध से दहाड़ मारी और उसका विशालकाय शरीर रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही ऐसा लगा मानो आसमान में काले बादल छा गए हों और हवा का एक तेज झोंका उठा हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय का दिव्य पशु अत्यंत कुशल था और कहा जा सकता है कि उसका कोई सानी नहीं था। जैसे ही उसने प्रहार किया, उसकी राक्षसी शक्ति चारों ओर फैल गई। सभी ने केवल यही देखा कि किसी अज्ञात कारण से यूनक्सियाओ संप्रदाय का दिव्य जानवर बेकाबू हो गया और उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। स्थिति को भांपते ही ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख और अन्य लोग चौंक गए और यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य जानवर को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। लेकिन वो बेकाबू दिव्य दानव बेहद शक्तिशाली था। पूंछ के एक ही झटके से ब्लड मून सेक्ट की सेना को पीछे हटना पड़ा। नीचे स्थित जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी चकित रह गए। अचानक हुए इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया और चांदी जैसे बालों वाले उस व्यक्ति को देखने के बाद यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु के व्यवहार के पीछे के कारण की जांच करने का किसी को समय नहीं मिला। इस समय शुवानलिंग संप्रदाय के लोग केवल ये किंगटांग को लेकर चिंतित थे। ये किंगटांग उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति के ठीक सामने खड़ी थी। यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु द्वारा उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति पर हमला किए जाने से उन्हें डर था कि ये किंगटांग को भी किसी अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान से, ये किंगटांग की पीठ के पीछे पंखों की एक जोड़ी उगाई और उसने तुरंत ब्लड मून होली लॉर्ड की बांह पकड़ ली। वो उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहती थी। हालांकि ब्लड मून होली लॉर्ड उसी स्थान पर जड़वत स्थिर रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास भागने की कोई योजना नहीं थी। स्विश! अगले ही पल ब्लड मून होली लॉर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया और ये किंगटांग को अपने पीछे खींच लिया। ये किंगटांग चकित रह गई। वह तो यूनक्सियाओ संप्रदाय का संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु था। फांग्युए संप्रदाय और लिंग्यून संप्रदाय के अनुयायियों के चेहरों पर एक ठंडी घृणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने इस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वो रक्तचंद्र संप्रदाय का कोई वरिष्ठ सदस्य होगा। यदि वो अपनी चरम अवस्था में होता तो शायद वो यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य दानव का मुकाबला कर सकता था। हालांकि रक्तचंद्र संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी हाल ही में पुनर्जीवित हुए थे और उनकी कुशलता स्वाभाविक रूप से उनकी चरम अवस्था के स्तर से कम थी, इसलिए वो निश्चित रूप से यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य दानव का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब जब यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु ने हमला किया तो इससे उनके बहुत सारे प्रयास बच गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों और बचे हुए शिष्यों ने अपने दिव्य पशु को हमला करते हुए देखकर गर्व का भाव प्रदर्शित किया। उनके यूनक्सियाओ संप्रदाय का दिव्य पशु अत्यंत शक्तिशाली था। अगर ब्लड मून सेक्ट के एल्डर स्तर का कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस दिव्य जानवर ने भयंकर दहाड़ लगाई और अपनी सुनहरी चोंच से चांदी जैसे बालों वाले आदमी पर हमला कर दिया। ये दृश्य देखकर शुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायियों के दिलों में भय उत्पन्न हो गया। यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु की चोंच से शुवानलिंग संप्रदाय का स्वर्णिम कवच टूट गया। भला इस चोंच के हमले को भला कौन रोक सकता है? तथापि खून के रंग के लंबे चोगे के कोने लहरा रहे थे और उस आदमी के चांदी जैसे बाल हवा में उड़ रहे थे। इस दुनिया में एक भयावह दृश्य देखने को मिला। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति की आंखों में भावों में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि उसका चेहरा अभी भी ग्लेशियर की तरह ठंडा था। हवा में चुपचाप खड़े होकर उसने धीरे से उस अजेय चोंच की ओर उंगली उठाई। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ। अगले ही पल विस्फोट की आवाज आसपास के इलाके में सैकड़ों मील तक गूंज उठी। सभी के अविश्वास से भरे नेत्रों के सामने चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति ने एक उंगली का इस्तेमाल किया और धीरे से यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु की चोंच को काट लिया। स्विश! उस विशालकाय दैवीय दानव का शरीर पल भर में कई मील दूर जा गिरा। फिर यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु को सैकड़ों मीटर ऊंचे एक पुराने पहाड़ से टकरा दिया गया। इसके तुरंत बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर कई लोग स्तब्ध रह गए। पुराना पहाड़ पल भर में चूर चूर हो गया और अनगिनत विशाल चट्टानें बारिश की तरह गिरने लगी। पूरा पहाड़ धूल में तब्दील हो गया। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति का चेहरा शांत था और ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ किया ही न हो। उस क्षण पूरा दृश्य एकदम शांत हो गया।
ऐसा लग रहा था मानो सबने सांस लेना ही छोड़ दिया हो और केवल दिलों की हल्की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरों पर मौजूद मुस्कान अचानक जम गई और फिर अवर्णनीय भय और सदमे के भावों में बदल गई। केवल ली चेनफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर दमन का भाव छा गया। युएहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय दोनों ही उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए, मानो जो कुछ हुआ वो एक भ्रम था। नीचे शुवानलिंग संप्रदाय में संप्रदाय के शिष्य हक्का बक्का रह गए, उनके होंठ फुरफुराए और मुंह खुला रह गया, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु एल्डर मो, एल्डर किन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए और काफी देर तक होश में नहीं आए। ये यू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय का दिव्य पशु वास्तव में उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ये किंगटान के चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे जब उसने अपने सामने सीधे और लंबे खड़े उस विशालकाय व्यक्ति को देखा। हे प्रभु! ब्लड मून एल्डर सबसे पहले होश में आया और तेजी से दौड़कर चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए। हम पवित्र प्रभु को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख शू तियानजांग, ब्लड डेमन और अन्य शाखा प्रमुखों ने एक साथ श्रद्धापूर्वक श्रद्धा भाव से उस चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हुए अभिवादन किया। ब्लड मून वो है। युएहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी स्तब्ध रह गए। ब्लड मून संप्रदाय के सर्वोच्च ब्लड मून पवित्र स्वामी 1000 साल पहले जब ब्लड मून सेक्ट पर सैकड़ों संप्रदायों की संयुक्त सेनाओं ने हमला किया था, तब ब्लड मून होली लॉर्ड अंतिम क्षण में प्रकट हुए और एक सच्चे देवता की तरह अकेले ही सभी संप्रदायों को नष्ट कर दिया, जिससे संप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्तियों को मनुष्य और देवता के बीच के अंतर का एहसास हुआ।